आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारे क्लास 10th का आज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 6 है। यानी कि हम लोगों ने 6 दिन कंप्लीट किया और मेरे लिए और आपके लिए सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कल जो 7वीं क्लास जो कल से परसों से आएगी, सॉरी कल से जो आएगी, वो अब 30 मिनट से अब जाएगी, यानी कि आधे घंटे की वो क्लास होगी। आज के बाद जितनी भी क्लास जाएगी वो अब आधे आधे घंटे की क्लास होगी, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था, बहुत ही अच्छा डिमांड था कि सर थोड़ी क्लास का टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा दो। सुमित, बहुत ही प्यारा कमेंट था बेटा तुम्हारा, धन्यवाद आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे हैं चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10वीं का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका आज 6 पार्ट है बेटा। कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट है। हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर एक बातों को डिस्कशन करते हुए हम लोग आराम से निकलेंगे। ठीक है, जो आज का सबसे पहला पॉइंट है, थोड़ा सा ये आज का जो पीडीएफ वो दिख रहा होगा, जो आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये एक पेज केवल जो है हल्का कलर में, बाकी सारा पेज सही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। रीजनरेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो रीजन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। यानी कहने का मतलब ये होता है, रीजनरेशन उसे कहते हैं अगर एक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी पार्ट्स को खत्म कर, टूट गया, हट गया, यहां से कट गया, फिर से उसे वो जमा ले। जैसे जैसे मान लो आपका ये फिंगर यहाँ सपोज कट गया, तो क्या फिर से जम जाएगा? नहीं जमेगा। तो किसके अंदर रीजनरेशन देखने को मिलता है? फर्स्ट हमें देखने को मिलता है स्टार फिश के अंदर। अगर स्टार फिश का अगर एक पार्ट कोई सा भी अगर आप कट कर दोगे तो ग्रो होके रीजनरेट होके फिर से ये जम जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छिपकली, आपने कभी ना कभी छिपकली देखा? अगर लड़कियां इस वीडियो को देख रही तो आप बेटा आप छिपकली से, तो आपके देखो बगल में छिपकली, ऊपर छिपकली, नीचे छिपकली, और छिपकली छिपकली, ठीक है, तो डरना मत। ठीक है, अगर यहाँ पे छिपकली अगर इसका पोच कट जाता है तो फिर से ग्रो करेगा, रीजनरेट करके फिर से पूरा इसका पोच आ जाएगा, पोच टेल। ठीक है अंग्रेजी। जैसे यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, बहुत ही प्यारा एक डायग्राम यहाँ पे लाया हूं मैं। अगर यहाँ पे आपको एक छिपकली दिख रही होगी, इसका पोच यहाँ पे कटा हुआ है। ये 4 वीक के अंदर कुछ हल्का सा पोच आएगा और 22 हफ्तों में पूरा उसका पोच जम जाएगा। आपकी बुक में दिया नहीं है कितने दिनों में, कितने हफ्तों में छिपकली का पोच काटने के बाद जमता है, बट मैं बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कि आपकी जो छिपकली का पोच जो खत्म होता है वो फिर से ग्रो करता है 4 हफ्तों में हल्का सा जमेगा, फिर 22 हफ्तों में पूरा जम जाएगा जो पहले पोच था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार फिश की बात करते हैं, इसका भी डायग्राम लेके आया हूं मैं। स्टार फिश की अगर बात करूंगा, अगर इसका कोई पार्ट कटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका कोई पार्ट कट गया यहाँ से, ये वाला पार्ट जो है धीरे धीरे रीजनरेट करके एक नया पार्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, स्टार फिश का हो गया हमारे पास, और किसका हो गया बोलिए? छिपकली का हो गया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक और रीजनरेशन का एग्जांपल है बेटा, जो आपकी बुक में दिया गया है, मैं एनसीईआरटी का ही डायग्राम लेके आया हूं, उससे ही समझते हैं। ये आपको एक प्लेन एरिया का डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें रीजनरेशन क्या होता है? अगर इसके पार्ट को मैंने 3 पार्ट में कट किया, 1 2 3, अभी क्या होगा, ये हर एक अलग अलग पार्ट एक अपना नया नया जनरेशन करेगा। यानी देखो, जो 3 पार्ट मैंने कट किया है, 3 अलग अलग प्लेन एरिया आपको यहाँ बने हुए दिखेंगे, 1 2 एंड 3। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो बोलना चाह रहा हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही है जी? वेरी गुड। यानी कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ पे 3 प्लेन एरिया आपको जो दिख रहे होंगे, जी सर दिख रहे हैं, यानी कि वो एक सिंगल प्लेन एरिया से बना है। अगर इसको मैंने 4 टुकड़ों में कट कर दूं, 1 2 3 4, अगर 4 पार्ट में, तो कितने प्लेन एरिया बनेंगे? 4। 5 में काट दूं तो 5 बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी यहाँ पे जो डायग्राम बहुत ही खूबसूरत से बना है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं रीजनरेशन की बात करता हूँ और रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे होता है एसेक्सुअल होता है, इसमें 3 पार्ट में कट करता हूँ, तो ये तीनों धीरे धीरे ग्रो करके एक कंप्लीट न्यू प्लेन एरिया बना देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है मास्टर, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये प्लेन एरिया जो होता है बेटा, एक मल्टी सेलर होता है, एक एक्वेटिक एनिमल होता है और रिप्रोड्यूस करता है। अगर सेक्सुअली करेगा तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म और एग बनेगा, और ए सेक्सुअल होगा तो यानी कि रीजनरेशन होगा। यानी कहने का मतलब ये है मेरे, ध्यान दो, कहने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर एसेक्सुअल वाला बात हो रहा है तो इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल का कुछ गैमेट बनेगा, फीमेल का कुछ गैमेट बनेगा। अगर एसेक्सुअल की बात करते हो तो यहाँ पे रीजनरेशन होगा। क्या होगा? रीजनरेशन होगा। अब आते हैं पार्ट ऑफ
प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। कोई प्लांट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट के अंदर रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है और फ्लावर होता है। बिल्कुल होता है सर। आपको पता है रूट का काम क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना प्लांट के अंदर। स्टेम का काम क्या होता है? पेड़ को तना देना। लीफ का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। फ्लावर का काम क्या होता है? स्मेल देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रूट स्टेम लीफ, जो आपको तीन पार्ट ये दिख रहा होगा, रूट स्टेम और लीफ, ये एक वेजिटेटिव पार्ट्स होता है सर। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब क्या होता है? जो इन्वॉल्व नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। यानी मैंने आपको दो बात बताया, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक कौन सी? वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और वेजिटेटिव पार्ट्स वो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या बहुत तेज बोलता हूं सर? आप बोलते ही या तो रुकते नहीं। रुक गया, ठीक है। ध्यान दो, मैं थोड़ा सा तेज लेके चलता हूँ आपके भलाई के लिए बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मेरी बातों को सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लीफ स्टेम, रूट स्टेम लीफ जो आपका होता है एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। डायरेक्टली नॉट वर्ड यूज करो, ये इन्वॉल्व भी नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। आइए बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर वही पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, यानी कि रूट स्टेम और लीफ। तीन पार्ट, रूट स्टेम और लीफ, जो इन्वॉल्व नहीं होते किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। डिफिनेशन पढ़ते हैं। It types of asexual reproduction in which plants reproduce with the help of its vegetative parts। यानी कि जो प्लांट हेल्प करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा, वो एसेक्सुअली होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, स्टेम, रूट और लीफ। स्टेम से क्या होता है? पोटैटो बनता है, ओनियन बनता है, लेमन बनता है। रूट से स्वीट पोटैटो बनता है। लीफ से ब्रायोफिलियम बनता है। अब तीनों के एग्जाम्पल हम देखते हुए आगे निकलेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक मैंने फ्लावर का लाया था, आप देख सकते हो यही चीज है। यहाँ पे आपको फ्लावर दिख रहा होगा, यहाँ लीफ, यहाँ पे फ्रूट, यहाँ पे स्टेम, और नीचे आपको दिख रहा होगा रूट, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, वही बात फिर से है क्या, ठीक है। अब मैं एक एक करके इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन करते हुए निकलूंगा। अगर मैं सबसे तीसरी बात करता हूं लीफ वाली, तो ब्रायोफिलियम के अंदर क्या होता है? ये जो आपको कोने जो दिख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, जो आपको यहाँ पे कोने जो दिख रहे हैं इस टिप पे, इसको क्या बोल दिया गया? ब्रायोफिलियम जो लीफ की मार्जिन है, जो नोच एरिया है, नोच एरिया किसे बोलते हैं? मान लो अगर आपके पास एक फोन है, फोन के ऊपर जो कैमरा होता है वहां पे जो आपको किनारा दिख रहा है, इसको नोच एरिया कहते हैं, ठीक है। वैसे ही जो प्लांट का जो नोच एरिया जो आपको ये दिख रहा है, इस पे क्या होता है? बर्ड्स बनते हैं। जो लीफ के क्या बनते हैं? बर्ड्स बनते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होंगे? जो लीफ के बर्ड्स जो बनते हैं यहाँ पे, ये गिरेंगे सॉइल के ऊपर। जब सॉइल के ऊपर गिरेंगे तो ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करते एक न्यू प्लांट बना देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए मेरी बातों को। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, थोड़ा मैं कुछ डायग्राम लेके आया, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड वेट। देखो मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम लेके आया हूँ, आप लोग देख सकते हो। पोटैटो का यहाँ डायग्राम लेके आया हूँ। ब्रायोफिलियम आपको जो बात बता रहा था उसके बारे में। स्वीट पोटैटो बेटा जिसको हम एक और नाम से कहते हैं, किस नाम से कहते हैं? कोन, ठीक है। ओनियन का भी लेके आओ, आप लोग देखे होंगे प्याज में ऐसे ऊपर निकल जाता है। आलू घर पर रखोगे उसके ऊपर देखो कुछ पौधा टाइप का निकल जाता है, उसको लोग काट के फिर मिट्टी में काटते फिर एक और आलू बन जाता है जी। होता है ना जी? बिल्कुल होता है सर, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर। आइए ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अंदर दो पार्ट पढ़ेंगे। कितने पार्ट? दो पार्ट, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब ध्यान दीजिएगा, नेचुरल क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है? नेचुरल वो होता है बेटा जो अपने आप हो, बिना इंसान की मदद के, जो नेचुरली हो रहा है, पेड़ पौधे बन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे ध्यान रखिएगा, नेचुरली के अंदर नेचुरली डेवलप ऑफ न्यू प्लांट विदाउट ह्यूमन इफेक्ट, बिना ह्यूमन के इफेक्ट के एक नया प्लांट बन जा रहा है, उसको बोलते हैं क्या? नेचुरली वेजिटेटिव
प्रोपगेशन। ये नेचुरली अकरिंग होता है, जैसे स्टेम, रूट और लीफ के द्वारा ये होता है। अभी इन तीनों एग्जाम्पल के बारे में हमने बात करके आए हैं, ठीक है जी। अब आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे एक नए प्लांट को बनाने के लिए हमें इंसानों की मदद लेना पड़ता है, आर्टिफिशियली हम इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकरिंग आर्टिफिशियल अंडर द, यानी कहने का मतलब हम इंसानों के द्वारा कुछ इसके अंदर काम ऐसा करते हैं जहाँ पे हम नए नए प्लांट को बनाते हुए जाते हैं। किस किस तरीके का सर? जैसे कटिंग करते हैं। कटिंग यानी कि आपको मानिए आप गए यहाँ से कहीं घूमने के लिए, आपको किसी ने रोज दे दिया, सर इतनी अच्छी नसीब हमारी कहाँ की मुझे कोई रोज दे। अगर आपको किसी ने रोज दिया तो आपने उसका फूल निकाल के बिक दिया, जो उसका स्टेम है जो उसको दिया है उसको मिट्टी में आप गाड़ दो, एक नया प्लांट बन जाएगा। फिर उसकी जिंदगी में उस रोज को लेके आप सूंघते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कटिंग के द्वारा करते हैं, जिससे आप जानते हो कट करके ले जाते हैं, हम लोग घर पे लगाते हैं। लेयरिंग, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसके स्ट्रक्चर से आपको बताया तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात हम करते हैं किसके बारे में? कटिंग का। हमने ऐसे कट किया, यहाँ पे मैंने पौधा लगा दिया, फिर एक नया पौधा ये बन जाएगा, कटिंग एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यानी कि किसी हमने कभी आप गांव में, जैसे मैं तो गांव का हूं, आप गांव के अगर कोई इस से अगर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि गांव में क्या होता है, अगर एक पेड़ है उसमें से 3-4 प्रकार के आम निकलते हैं। कैसे? ग्राफ्टिंग करके। ये ऐसे पेड़ को कट करते हैं और 2 अलग वाले पेड़ उसमें लगाएंगे और उसको हम बांध देंगे, जिसकी वजह से ग्राफ्टिंग होगा, नया प्लांट, उसके ऊपर अलग अलग प्लांट निकलेंगे। लेयरिंग क्या होता है? जैसे एक प्लांट यहाँ पे, इसके ही काटेंगे, इसके ही पार्ट को मट्टी के अंदर गाड़ देंगे, तो यहाँ पे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एग्जांपल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड, ठीक, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई, ध्यान दीजिएगा। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर के लेबोरेटरी के अंदर जो टिश्यूज कल्चर के ऊपर काम करते हैं, प्लांट के किसी एक टिश्यूज को लेंगे, उसके ऊपर एक काम करेंगे और लैब के अंदर हम लोग बनाएंगे। फील्ड में कटिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तीनों के बारे में बात की। कटिंग काट के लगाना, लेयरिंग एक पौधे को लेके मिट्टी के अंदर डाल देना, नया बन जाएगा। ग्राफ्टिंग कैसे होता है बताओ? 2 पेड़ों को काट कर आपस में से लगा के इसको बांध दो, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, एडवांटेज क्या क्या, अच्छी अच्छी बातें क्या, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा फास्ट निकलूंगा। अधिक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट कैन प्रोड्यूस कम समय, यानी कम समय में अधिक अमाउंट ऑफ प्लांट बना सकते हैं। बहुत तेज काम करता है, रेपिडली और इकोनॉमिक मेथड से करेगा इजीली। प्लांट जो होता है बेटा, वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं, यानी कहने का मतलब ये आराम से फ्लावर बनाते हैं। और कुछ एग्जांपल यहाँ दिया, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन, ठीक है, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जेनेटिकली क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी क्लास को मैंने फास्ट किया, क्योंकि आज का वीडियो नहीं जाने वाला था, फिर भी जा रहा है, शाम को 7 बजे ही जा रहा है। जो कल वीडियो गया था, मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा 1 घंटे डिले हो गया था, मैं था नहीं और मेरे पास ये फोन था नहीं, इसमें रिकॉर्ड होता है, ये फोन घर पे ही था मेरे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और हम लोग मुलाकात करेंगे ऐसे ही कल की क्लास में, और मैं ट्राई करूंगा कल की क्लास जो होंगी थोड़ा और धीरे होंगी, थोड़ा और टाइम बढ़ जाएगा। ऐसे ही 13 मिनट 14 मिनट की जो क्लास हो रही है, इसकी जगह इसका डबल हो जाएगा, यानी कि आधे घंटे 40 मिनट की क्लास वो रिकॉर्ड होंगी और प्रॉपर बहुत ही आराम से हम लोग चलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर थोड़ा सा क्लास को लेंदी बनाओ, टॉपिक्स एक्स्ट्रा डालो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अगर एक्स्ट्रा नहीं देखना हो 2 बार में देख लेंगे, 3 बार में देख लेंगे, कट करके, ठीक है। हम बनाएंगे कल से थोड़ा सा लेंदी वीडियो, आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात आप लोगों से डेली हम करेंगे इसी तरह, शाम को 7 बजे आते रहिए, मुलाकात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। और एक बार डेली कहता हूं, रिवीजन सब लोग करो, जाओ रिवीजन करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय।